लक और रिस्क ये दोनों सिबलिंग्स हैं और ये एक रियलिटी है। ये हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स के परे है। लाइफ में हर आउटकम उन फोर्सेस से गाइड होता है जो हमारी मेहनत के अलावा है। बिल गेट्स उस हाई स्कूल से पढ़े जहाँ पर कंप्यूटर्स थे। लेक साइड स्कूल की कहानी, जिनको कंप्यूटर्स मिले, ये स्टोरी ही कमाल की है। डोगल वर्ल्ड वॉर 2 में नेवी पायलट थे जो बाद में टीचर बने। लेट माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर पॉल एलन, उनका मानना था कि जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के बिना किताबी पढ़ाई है वो काफ़ी नहीं। उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया था कि जब हम कॉलेज जाएंगे तो हमें कंप्यूटर्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। 1968 में डोगल्स ने अपने लेक साइड स्कूल के मदर्स क्लब में कुछ चेंजेस किए कि वो अपने सालाना रमेज सेल से जो पैसा मिलता है उनका इस्तेमाल करें, जो कि $3000 के आसपास थे। इनका इस्तेमाल 30 कंप्यूटर्स को टाइम शेयरिंग के लिए पट्टे पर देने के लिए करें। टाइम शेयरिंग का आइडिया 1966 में ही आ गया था, ऐसा गेट्स ने कहा था। डोगल बहुत ही दूरदर्शी थे। उस समय पर बड़ी-बड़ी स्कूलों में भी कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। बिल गेट्स को जो एडवांटेज मिले उतने पॉल एलन को नहीं मिले। 1968 में जब बिल गेट्स 13 साल के थे तब उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई। एलन भी स्कूल के कंप्यूटर्स के दीवाने थे, इसलिए दोनों में अच्छी बनती थी। लेक साइड स्कूल के जो कंप्यूटर्स थे वो उनकी जनरल करिकुलम का हिस्सा नहीं थे, वो एक इंडिविजुअल स्टडी प्रोग्राम था। बिल और पॉल उन कंप्यूटर्स पर खेल सकते थे, उन पर अपनी क्रिएटिविटीज रन कर सकते थे और स्कूल के बाद ही वो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स बन गए थे। एक दिन देर रात सेशन के दौरान एलन ने याद किया कि गेट्स ने उनको एक फॉर्च्यून मैगजीन दी थी और उनसे पूछा था कि फॉर्च्यून की 500 कंपनीज को चलाना कैसा होता है। और एलन ने कहा उसे कुछ पता नहीं, शायद किसी दिन हमारी कंप्यूटर की कंपनी होगी। गेट्स ने कहा माइक्रोसॉफ्ट आज $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा वर्थ रखती है। 1968 में 30 करोड़ के आसपास ऐसे बच्चे थे जो गेट्स की उम्र के थे और जो हाई स्कूल गए। उसमें से 1.8 करोड़ लोग अमेरिका में रहते थे। उसमें से 2.7 लाख लोग वॉशिंगटन राज्य में, 1 लाख लोग सीटाइल एरिया में और 300 ऐसे बच्चे थे जो लेक साइड स्कूल गए। शुरुआत 300 करोड़ से हुई और अंत 300 पर। हाई स्कूल जाने की उम्र के 10 लाख बच्चों में से एक ऐसा बच्चा था जो ऐसी स्कूल में पढ़ा जहां कंप्यूटर थे, जिसके पास कंप्यूटर लेने के पैसे थे, और गेट्स उसमें से एक थे। और वो खुद इस बात को मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। गेट्स बहुत ही स्मार्ट और हार्ड वर्किंग थे। टीनेज में ही उनके पास ऐसी सोच थी कि जो अधिकतर एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं होती। अब हम गेट्स के दोस्त केंट एवान के बारे में जानते हैं। उन्होंने भी लक और रिस्क को उतना ही एक्सपीरियंस किया जितना कि गेट्स ने। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस की वजह से आज घर घर में जाने जाते हैं। लेकिन लेक साइड के हाई स्कूल में इन एक्सपर्ट्स के अलावा एक तीसरा सदस्य भी था। केंट एवांस और बिल गेट्स 8th क्लास में मिले और गेट्स के हिसाब से केंट क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट था। गेट्स ने एक डॉक्यूमेंट्री में बताया कि वो और केंट एवान फोन पर घंटों तक बातें करते थे और उन्हें आज तक उनका फोन नंबर याद है। केंट भी गेट्स और एलन जितना ही कंप्यूटर के जानकार थे। लेक साइड स्कूल में एक बार कंप्यूटर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें ढेर सारे बच्चे इनवाइटेड थे और उन बच्चों के लिए एक शेड्यूल बनाना था जो कि मैनुअली बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो उन्होंने इस काम को कंप्यूटर पर बनाने का सोचा। स्कूल ने केंट और गेट्स को इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक प्रोग्राम बनाने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बना भी लिया। पॉल एलन के विपरीत केंट भी बिल गेट्स जैसे बिजनेस के बारे में सोचना और एंडलेस एम्बिशंस वाले थे। गेट्स का कहना था कि केंट हमेशा एक ब्रीफकेस लेके घूमता था लॉयर्स के जैसे। हम हमेशा प्लान करते थे कि आज से 5-6 साल बाद हम क्या करेंगे, क्या हम सीईओ होंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हमें ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए। जो भी हो, लेकिन बिल और केंट ये जानते थे कि हम जो भी करेंगे वो हम साथ में मिलकर करेंगे। गेट्स ने कहा था हम साथ रहते थे, हम साथ काम करते थे, हम साथ कॉलेज जाते, और केंट, गेट्स और एलन तीनों मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। स्कूल ग्रेजुएशन के पहले ही केंट की एक माउंटेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। अमेरिका के उस राज्य में हर साल दर्जन्स में माउंटेन स्लाइड एक्सीडेंट होते हैं। हाई स्कूल में किसी पहाड़ी पर मारे जाने की संभावना 10 लाख में एक होती है। बिल गेट्स ने 1 इन मिलियन लक के साथ एंड अप किया, वहीं केंट ने 1 इन मिलियन रिस्क के साथ। लक और रिस्क रियलिटी है। हमारी लाइफ में होने वाले इवेंट, हमारे आउटपुट्स इन फोर्सेस से गाइड होते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल के एफर्ट्स से। वर्ल्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमारे 100% एफर्ट 100% रिजल्ट डिसाइड नहीं करते। हम एक ऐसे गेम में है जहां हमारे साथ हमारे जैसे ही 7 बिलियन लोग और हैं और इनफाइनाइट मूव्स है। लक और रिस्क को मेजर करना बहुत मुश्किल है, इस वजह से इसको अनदेखा कर दिया जाता है। हर बिल गेट्स के लिए एक केंट एवांस है जो स्किल्ड भी था और हार्ड वर्किंग भी था, लेकिन किस्मत ने उन दोनों को अलग डायरेक्शन में ले जाकर खड़ा कर दिया। जब हम दूसरों को जज करते हैं, दूसरों के सक्सेस का क्रेडिट उनकी किस्मत को देते हैं, उनके लक फैक्टर को देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ज्वेलर्स फील कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी है। लेकिन जब हम खुद की सक्सेस को किसी रोज जज करेंगे तो हम ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि हमारा साथ किस्मत ने दिया है। हम ये मानेंगे कि अरे मैंने दिमाग लगाया, मैंने मेहनत करी और इस वजह से मैं जो भी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास भी
लक फैक्टर काम करता है। फेलियर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमारे पर्सनल गोल्स को अचीव ना कर पाना या फिर बैंकरप्ट हो जाना, दोनों इक्वली अब्यूज्ड है। क्या फेल्ड बिजनेसमैन ने इनफ ट्राई नहीं किया? क्या किसी खराब इन्वेस्टमेंट पर ठीक से सोचा विचारा नहीं गया था? क्या हम हमारी लेजीनेस के कारण हमारे करियर में इधर-उधर भटके रह गए? तो कभी-कभी हाँ, बिल्कुल। ये जानना बहुत मुश्किल है कि हमारे हर एफर्ट को 100% सक्सेस मिलेगी या नहीं। सक्सेसफुल होने की संभावना 100% से कम होती है, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। और रिस्क तब होता है जब हम अनफॉर्चुनेट साइड पर पहुंच जाते हैं। और ये सब समझना बहुत हार्ड, मुश्किल और कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए मैंने 1 साल पहले इंडियन रेलवे के स्टॉक्स खरीदे, ये सोचकर कि बाकी देश अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई बुलेट ट्रेन ला रहा है, पता नहीं क्या-क्या ही ला रहे हैं। तो हो सकता है इंडिया में भी आज नहीं तो कल ये चीज़ें आएगी और रेलवे सेक्टर्स भी इम्प्रूव करेगा। लेकिन 1 साल में मेरे रेलवे सेक्टर्स के सारे स्टॉक्स ने नेगेटिव ट्रेड किया। हो सकता है मैंने अच्छा डिसीजन लिया हो जिसमें पैसे कमाने के 80% चांसेस हो और रिस्क के 20%। मुझे कैसे पता चलेगा कौन-सा क्या है? और ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ ऐसे ही था, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी कि रेलवे स्टॉक्स जाके तुम खरीद लो। सिंपल जो न्यूमेरिकल गेम्स होता है उनको मेज़र करना आसान होता है। लेकिन ये लाइफ है, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट होते हैं, यहाँ पर हमारे स्टॉक्स को, हमारी लाइफ को बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल इवेंट्स हो गया या फिर कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो गए, हर एक चीज़ें हमारे पर भी इम्पैक्ट करती है, हमारे स्टॉक्स पर भी, हमारे इन्वेस्टमेंट पर भी, हर चीज़ पर इम्पैक्ट करती है। हम ये सब मेज़र तो नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज ज़रूर कर सकते हैं ताकि हम एक सही डायरेक्शन में जाएँ। पहला, हमें केयरफुल रहना चाहिए जब हम किसी को प्रेज़ करते हैं या एडमायर करते हैं, हम किसी के जैसा बनना चाहते हैं। और इस चीज़ को लेकर भी केयरफुल होना चाहिए कि हमें किसके जैसा नहीं बनना है। हमें इस चीज़ को लेकर भी केयरफुल होना चाहिए कि हमारी 100% सक्सेस हमारी मेहनत या हमारे डिसीज़न से नहीं आएगी। कुछ लोग ऐसी फैमिली में पले-बड़े होते हैं जो एजुकेशन को एनकरेज करते हैं, कुछ लोग बिज़नेस को एनकरेज करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करते हैं। हम चाहते हैं हम सक्सेसफुल बने और हमें ये कमाना है। हर सक्सेस का कारण हार्ड वर्क नहीं है और हर फेलियर का कारण आलसी नहीं है। हमें इस चीज़ को दिमाग में रखकर दूसरों को और खुद को जज करना चाहिए। किसी एक इंसान की सक्सेस पर और लोगों की केस स्टडीज़ पर हमें कम ध्यान देना चाहिए। हमें ब्रॉडर लेवल पर पैटर्न देखना चाहिए। किसी एक इंसान को पढ़ना डेंजरस हो सकता है और ढेर सारी केस स्टडी पढ़ना कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करेगा। जितने ज़्यादा आउटकम से हम इन्फ्लुएंस्ड होंगे, उतने ज़्यादा हम लक और रिस्क फैक्टर को बढ़ा देंगे। सक्सेस और फेलियर के ब्रॉडर पैटर्न को देखकर हम और ज़्यादा सक्सेस के करीब पहुँच सकते हैं। ये पैटर्न जितना ज़्यादा कॉमन होगा, उतने अच्छे से हम इसको हमारी लाइफ पर अप्लाई कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मानना है, अगर आस-पास गाँव में हर दूसरा या तीसरा इंसान अगर ट्रैक्टर लाकर अपना बिज़नेस शुरू कर रहा है, भले उस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज भी नहीं है और वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसको करना बेहतर होगा। और वहीं पर आप किसी एक इंसान को देखकर कि उसका बस का बिज़नेस है, वो सक्सेसफुल हुआ है, उस चीज़ को लेकर आप इस चीज़ में घुसोगे, तो आपको नहीं पता है कि परमिट क्या होता है, लाइन्स क्या होती है, कहाँ से ये सब चीज़ें बनती है, इंश्योरेंस वगैरह, ये वो फिटनेस वगैरह। इन चीज़ों में उलझ जाओगे, आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो यहाँ पर अपना सक्सेस का रेशो कम हो जाता है, क्योंकि ब्रॉडर लेवल पर हम क्या देख रहे हैं कि जो भी ट्रैक्टर वालों की वो ज़्यादा है कि वो सक्सेसफुल ज़्यादा हो रहे हैं। ट्रैक्टर वाले में क्या है कि हम सक्सेस के करीब पहुँच जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने उस चीज़ को करके सक्सेसफुल हुए हैं। और वहीं पर बस वाले में हमारे पास बहुत कम एग्ज़ाम्पल है जो ऐसे है कि इस चीज़ में सक्सेसफुल हुए हैं। जिन्होंने ट्राई किया उन लोगों ने कुछ समय बाद बेच दी। वहीं हमारे पास ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं। ट्रेडिंग वाले बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जिनको आपने सक्सेसफुल होते हुए देखा होगा और ये बहुत, इनका परसेंटेज बहुत कम है। वहीं इन्वेस्टमेंट वाले थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था। राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, पता नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे अगर रिसर्च करेंगे तो। लेकिन ट्रेडिंग वालों को ढूँढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत कम लोग हैं। तो बेहतर ये होगा कि हम ब्रॉडर पैटर्न पे जाएँ। फेलियर्स स्मार्ट लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम गलत थे, हमारे डिसीजंस गलत थे, हमारे मेहनत में कोई कमी रह गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कीप गोइंग जब तक हमारे फ़ेवर में सारी चीज़ें ना आ जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था एपिसोड 2 और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो यहाँ पर एंड स्क्रीन पर आ जाएगा, तो वहाँ से आप एपिसोड 1 देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।